गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी का आदर्श राज्य। जब हम गांधी जी के धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर नए समाज के विषय में विचार करने बैठते हैं तो एक अत्यंत कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है। इसका कारण यह है कि वे कर्मयोगी थे, अतः वह अपने आदर्श राज्य की स्थापना का विस्तार से वर्णन उन्होंने कभी नहीं किया। जब कभी कोई उनसे उनके नवीन समाज की बात करता था तो वे चुप हो जाते थे। एक बार न्यूमैन ने उनसे कहा था, मैं दूरस्थ लक्ष्य देखने की कामना नहीं करता, मेरे लिए तो एक कदम काफ़ी है, ऐसा उन्होंने न्यूमैन से कहा था। इस प्रकार गांधी जी अपने नवीन समाज का कोई स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत न कर सके। यह काम उन्होंने जनता पर छोड़ दिया। स्वतंत्रता के पश्चात जिस संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। यदि वे भाग लेते तो भी वे संविधान सभा द्वारा अहिंसात्मक सरकार की स्थापना करने में सफल न होते, क्योंकि संविधान सभा में कई सदस्य अहिंसा में पूर्ण विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी के नवीन समाज की मुख्य विशेषताएं जो हम आज डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली है ग्राम पंचायत में विश्वास। गांधी जी का राज्य विहीन समाज आपसी सहयोग पर आधारित गणराज्य अथवा अनेक पंचायतों का एक समूह या संघ होगा। ऐसे राज्य की अपनी कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होगी, बल्कि उनकी शक्ति इन पंचायतों में बिखरी रहेगी। इस प्रकार का संघ लोगों की स्वेच्छा पर आधारित होगा। इस प्रकार के समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति उस स्तर की अहिंसा का विकास कर चुका होगा और लगभग पूर्ण आत्म नियंत्रण प्राप्त कर चुका होगा। आध्यात्मिक सत्य के प्रति सदैव सचेत व्यक्ति सादगी और त्याग का जीवन व्यतीत करेगा और सामाजिक सेवा के लिए जीवित रहेगा। राज्य की शक्तियों को वो बिल्कुल सीमित करके पंचायत के माध्यम से लोगों की समस्याएं झगड़ों को निपटारा करने के पक्ष में थी। प्रत्येक गांव के पास पंचायत अधिक से अधिक शक्तियां होंगी और इस प्रकार संघ में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, ऐसा गांधी जी सोचते थे और पंचायती राज में वो विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है राज्यों का कार्य क्षेत्र। गांधी जी हमेशा हिंसा को जड़ से काट डालना चाहते थे। वह हिंसा को किसी एक क्षेत्र में भी पनपने नहीं देना चाहते थे। वे राज्य की सत्ता को हिंसा का प्रतीक समझते थे। गांधी जी के शब्दों में राज्य हिंसा का घनीभूत और संगठित रूप है। एक व्यक्ति में आत्मा होती है, किंतु राज्य आत्मा रहित यंत्र मात्र है। वह हिंसा पर जीवित रहता है और इसे हिंसा से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वे राज्य का विरोध इसलिए करते थे कि यह एक हिंसा मूलक है। राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी कहते हैं, मुझे जो बात नापसंद है वह है बल के आधार पर बना हुआ संगठन, और राज्य ऐसा ही संगठन है जो हमेशा बल के आधार पर ही कार्य करता है और अपनी शक्तियों में हमेशा वृद्धि करने की चेष्टा रखता है। वह राज्य की बढ़ती हुई शक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करता हुआ देखता था कि जब राज्य के पास अधिक शक्तियाँ होंगी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वह छीन लेता है या व्यक्ति ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक व सामाजिक विकेंद्रीकरण। गांधी जी हमेशा विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। गांधी जी का हिंसात्मक राम राज्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही शक्तियों से विकेंद्रित होगा। राज्य के केंद्रीकृत होने से व्यक्ति की आज़ादी नहीं रह जाती और व्यक्ति की आज़ादी के बिना अहिंसा पंगु बनकर रह जाएगी। 1939 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, मेरा सुझाव है कि यदि भारत को अहिंसक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विकेंद्रीकरण करना होगा। केंद्रीकरण का संचालन और उसकी रक्षा बिना पर्याप्त शक्ति के नहीं हो सकती। विकेंद्रीकृत व्यवस्था से मतलब यह होगा कि राज्य सभी गांवों की स्वायत्तता प्राप्त होगी, सभी गांवों को स्वायत्तता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय या संघ सरकार को उन पर नियंत्रण नाम मात्र का होगा।
प्रबंध कार्य संचालन का सारा काम उन्हें स्वयं करना पड़ेगा। राज्य को बाध्य करने वाली सत्ता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वह राज्य की शक्तियों को अधिक से अधिक सीमित किया जाए। मुख्य रूप से गांव की पंचायत और उनकी प्राथमिक शक्तियों के पास अधिक से अधिक शक्तियाँ हों। बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर गृह उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा गांधी जी का विचार था। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी जाति प्रथा के बहुत विरुद्ध थे, परंतु वर्ण व्यवस्था पर उनका पूर्ण विश्वास था। गांधी जी के आदर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम करना होगा। प्रत्येक मनुष्य पुरखों से चला रहा काम करेगा, जिससे ये व्यवस्था को कोई नुकसान न पहुँचे। इससे समाज के जीवन में होड़ की भावना नहीं उठेगी, क्योंकि लोग अपना धंधा कुछ मर्यादाओं के अंदर रहकर करेंगे। गांधी जी के अनुसार वर्ण के नियमों ने विशेष प्रकार की योग्यता वाले मनुष्य के लिए कार्यक्षेत्र स्थापित कर दिया। इससे अनुचित प्रतियोगिता दूर हो जाएगी। वर्ण नियम ने मनुष्यों की मर्यादाओं को तो माना है, परंतु ऊंच नीच को स्थान न दिया। मेरा विश्वास है कि आदर्श राज्य समाज का विकास तभी होगा जब इस नियम का अर्थ पूरी तरह समझ जाएगा और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। फिर लोगों में अनावश्यक मुकाबलों की रुचि भी खत्म हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जब व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार समान रूप से पारिश्रमिक मिलेगा और किसी भी को भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं समझा जाएगा, ऐसे समाज में केवल काम की पूजा होगी और जन्म पर आधारित जाति का कोई महत्व नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पूर्वजों के काम को ही ग्रहण करेंगे और इस तरह सामाजिक एकता पर भी बल मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। गांधी जी के आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए समाज में कोई भी संस्था व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त गांधी जी के आदर्श समाज में धर्म या जाति आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई पक्षपात नहीं होगा। किसी भी धर्म को राज्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी और गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं अपनाना चाहिए और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा न्याय प्रणाली। गांधीवादी राज्य में जब लोग अपनी ज़रूरत से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करेंगे तो सभी लोग सुख और शांति में रहेंगे। और गांधी जी का कहना है कि संपत्ति का उत्पादन किया जाए और इसके उत्पादन में काम करने वाले लोगों का समान हिस्सा मिले। किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह समाज की न्याय संपत्ति समझी जाए। गांधी जी का कहना था कि ट्रस्टशिप सिद्धांत में आपस के झगड़े समाप्त हो जाएंगे और गांधी जी के आदर्श समाज में आर्थिक ढांचा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं होगा, अपितु उत्पादन व विभाजन के साधन पूंजीपतियों के पास होंगे, ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट हमारा अनिवार्य मानव श्रम। गांधी जी के विचार में हाथ से कार्य का बहुत ऊंचा स्थान है। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार हाथ का कार्य अवश्य करना चाहिए। उनके विचार में ऐसा करने से मनुष्य की शक्ति नष्ट होने से बच जाएगी और विश्व में स्वर्ग रूपी वातावरण होगा। हाथ से कार्य करने के सिद्धांत को लागू करने से श्रेणियों का अंतर भी समाप्त हो जाएगा और धनी और निर्धन व्यक्तियों में समानता और परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी। हाथ के कार्यों को घृणा की दृष्टि से नहीं अपितु सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय उत्पादन में भी बहुत वृद्धि होगी। गांधी जी का हाथ के कार्यों को इतना महत्व देते थे कि उन्होंने कहा था कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों को भी थोड़ा थोड़ा हाथ का कार्य अवश्य करना चाहिए। यही बस नहीं अपितु गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि मताधिकार केवल हाथ का कार्य करने वालों को ही दिया जाना चाहिए। इस तरह स्पष्ट है कि गांधी जी आदर्श समाज में हाथ से कार्य करने वालों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। आदर्श समाज कृषि प्रधान होगा। गांधी जी के अनुसार जो समाज अपनी गृह और शारीरिक श्रम के आदर्शों पर स्थापित किया जाएगा वह कृषि प्रधान होगा और ग्रामीण सभ्यता को अपनाएगा। आर्थिक जीवन पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मालिक नौकर के बनावटी संबंधों का अंत हो जाएगा। उत्पादन ग्रामीण उद्योग धंधों द्वारा होगा। यद्यपि गांधी जी सभी प्रकार की मशीनों के विरुद्ध नहीं थे, परंतु उनका विचार था कि मुनाफे के लिए लगाए जाने वाले बड़े बड़े मिल कारखानों के साथ साथ सत्याग्रही सभ्यता का विकास असंभव है। गांधी जी के अनुसार अहिंसक सभ्यता का विकास स्वावलंबी गांवों के आधार पर ही हो सकता है, किंतु गांधी जी ऐसे सौदे औजारों और मशीनों का स्वागत करते
थे जो बिना बेकारी बढ़ाए लाखों ग्रामीणों के बोझ को हल्का करते हैं और जिनको गांव के निवासी स्वयं बना सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसे वो आधुनिक कृषि यंत्रों पर विश्वास करते थे। कुछ अन्य विशेषताएं हैं कि गांधी जी के आदर्श समाज में कामचोर और बेकार व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं था। गांधी जी के आदर्श समाज में रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत को लागू किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम करना पड़ेगा जिसके काम के साथ वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। लोगों का मानसिक, नैतिक, शारीरिक शक्ति के लिए गांधी जी के समाज में योग के अभ्यास पर भी बल दिया गया। इस समाज में राज्य अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला एक साधन होगा। यहाँ यह तो बात वर्णनीय है कि गांधी जी अंतिम रूप से राज्य को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते थे, परंतु गांधी जी का समाज तुरंत राज्यहीन नहीं होना था, अपितु यह व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होनी थी। इस आदर्श समाज में पुलिस और दूसरे अधिकारी लोगों के स्वामी नहीं अपितु सेवक होंगे। गांधी जी का आदर्श समाज अहिंसा पर आधारित आध्यात्मिक लोकतंत्र होगा, जहाँ भ्रष्टाचार और आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली के दूसरे अवगुण नहीं होंगे। इस समाज में श्रमिकों की श्रेणी की पूंजीपतियों द्वारा लूट नहीं होगी और पूंजीपति तथा श्रमिकों के सहयोगी संबंध में इस समाज के मुख्य लक्ष्य होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी जी का आदर्श राज्य स्वर्गीय अवस्था की कल्पना ही करता है, परंतु ऐसा राज्य वास्तव में संभव नहीं हो सकता। यह कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य है तथा एक आदर्श राज्य की तरह शासकों का मार्गदर्शन अवश्य कर सकता है। तो ये हमारा आज के गांधी जी के आदर्श राज्य के बारे में विचार थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।